Hi everyone, I'm recording this video to send it to you through YouTube. As everybody knows that my name is Shan Hindustani and I'm your English trainer. और मुझे ये बात पता है कि आप सभी लोग मेरा लाइव में इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, आज का जो लाइव सेशन है वो लाइव नहीं रहेगा क्योंकि मैं जो आज का दिन है इस दिन मैं कहीं आउट स्टेशन हूं। इस वजह से ये जो सेशन आपको रिकॉर्डेड दिया जा रहा है ये आपके लिए एक कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए सेशन है। इस सेशन में लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज के सेशन में कुछ चीजें आप लोगों को मैं ऐसी बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ नॉलेजेबल है आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। आई बिलीव यू गाइज आर फिट एंड फाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास सेशन की। देखिए, सीरीज हमारी चल चुकी है और अब से पहले हमारी कई सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज इस क्लास को रैंडमली अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये क्लास आपकी सीरीज में कंटिन्यूटी बरकरार रखने में हेल्प कर सके। ऑल्दो ये छोटा सा सेशन होगा, लेकिन इस छोटे से सेशन में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को हम लोग इकट्ठा करेंगे। लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है यूज ऑफ बी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बी का मतलब तो होना होता है, या बी का मतलब रहना होता है, या फिर बी का मतलब बनना होता है। क्या आप भी ये सोचते हैं? एक्चुअल में होता है, और बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता ये कब होता है। तो मैं आपको बता दूं, सिचुएशन के हिसाब से बी नाम के वर्ड के साथ जब अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स जुड़ते हैं तब इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि एडजेक्टिव्स ज्यादातर इसके साथ जुड़ते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बी अलर्ट, अलर्ट यानी सावधान, सो बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, यहां पर बी का मतलब होना निकल रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार बी का मतलब रहना कैसे हो सकता है। अगर मैं अलर्ट नाम के वर्ड की जगह पर केयरफुल जोड़ दूं और मैं आपसे कहूं कि बी केयरफुल, तो वहां पर बनता है सावधान रहो, तो वहां बी का मतलब रहना बन जाता है। और ऐसे ही अगर मैं बी के बाद में जोड़ दूं ब्रेव, बी ब्रेव, तो बी ब्रेव का मतलब हो जाएगा बहादुर बनो। तो यानी बी का मतलब होना, बनना और रहना तीनों ही निकल सकते हैं। ऑन डिफरेंट सिचुएशन बी के मीनिंग डिफरेंट आ सकते हैं, बट यहां पर इस सेशन के अंदर आज जो मैं आपको यूज ऑफ बी सिखाने वाला हूं ये इन तीनों में से किसी मीनिंग के लिए भी स्टैंड नहीं करता है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो आप लोगों ने अब से पहले अपनी क्लासेस में, अपने जूनियर क्लासेस में सुनी थी जरूर होगी, लेकिन उसके बाद में उसको प्रॉपर सीखने की जरूरत हमेशा ही आपको रही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बी एक ग्रुप का नाम भी है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग दीज थ्री मीनिंग्स, इन तीन मीनिंग्स को रखने के साथ साथ इसका अपना एक अलग से सेंस और भी होता है। और वो सेंस क्या होता है कि बी एक ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप के अंदर 7 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। अगर हम बात करें इन 7 हेल्पिंग वर्ब्स की, तो आपको बताना चाहूंगा सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद में एम और आर। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हमारी यहां पर मेन रहती है, जिनको हमने बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बार सुना है। और अभी भी अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछ लिया जाए, और खासतौर पर जिस व्यक्ति को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, जिसने बचपन में इंग्लिश को सीखा है, तो वह एजएमआर का जरूर यूज करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एजएमआर कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशंस में यूज होता है। इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एजएमआर ये प्रेजेंट टेंस का एक हिस्सा है, और जब इसको पास्ट टेंस में ले जाया जाता है तो वॉज वर्ब बन जाता है, और जब इसको फ्यूचर में लेके जाते हैं तो विल बी और शैल बी का रूप धारण कर लेता है। यानी यहां पर 7 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, विल बी और शैल बी। इन 7 के 7 हेल्पिंग वर्ब्स को अगर एक ग्रुप में रखा जाए तो गाइस उस ग्रुप को नाम देते हैं बी। यहां एक चीज समझने की है कि बी ग्रुप की 7 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये 7 के 7 हेल्पिंग वर्ब्स 3 टेंसेस के हिसाब से डिवाइडेड हैं। और ये तीनों टेंसेस आपने कई बार सुने होंगे, जिनमें सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर ये 3 एडेड होते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में वॉज और वर आते हैं, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी आते हैं। यानी यूं कहें कि प्रेजेंट में जो भी इज, एम, आर का है, पास्ट में वही वॉज वर्ब की हो जाती है। यानी आज अगर कोई चीज एजएमआर के साथ आ रही है, मैंने कहा ये मां का है, ये एजएमआर के साथ आया है, प्रेजेंट में है। अगर इसी को मैं पास्ट में लेके जाऊंगा तो ये वॉज वर्ब के साथ जाएगा, और ये फ्यूचर में लेके जाऊंगा तो ये विल बी के साथ चला जाएगा। अगर एजएमआर के 2 यूजेस हैं तो वॉज वर्ब के भी 2 हैं, विल बी और शैल बी के भी 2 हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एजएमआर को प्रॉपर सीखने के लिए एजएमआर के 16 यूजेस को सीखने की जरूरत है, तो आई मस्ट से कि 16 के 16 यूजेस आपको प्रॉपर आने चाहिए। तो एक बार रोड मैप देख लेते हैं कि 16 यूजेस कौन कौन से हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो काफी सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है।
गाइज जरा सबसे पहले हम बात करते हैं यहां जो एसएमआर के जो 16 यूजेस हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग सीखते हैं गाइज। और ये दो पार्ट्स कौन से हैं? एक पार्ट को हम कहते हैं नॉर्मल यूज और दूसरे को कहते हैं एडवांस यूज। ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, नॉर्मल यूज और एडवांस यूज दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, सब एसएमआर की यूनिट है। और ये सब के सब जब एसएमआर की यूनिट्स को आप लोग सीखते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप एसएमआर की सारी कैटेगरीज और सारे यूजेस को सीखना जरूरी होता है। दैट्स व्हाई यू पीपल मस्ट नो कि यहां एसएमआर का जो पहला यूज है इसको हम बच्चों वाला यूज भी कहते हैं। एसएमआर के साथ थिंग्स, चीजों का नाम आना, ये आपने बचपन में भी सीखा होगा, कई बार सीखा होगा, एक बार नहीं कई बार सीखा होगा। जब एसएमआर के साथ थिंग्स यानी किसी चीज का नाम आता है तो नॉर्मल सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा यह एक मार्कर है, आप जानते होंगे दिस इज अ मार्कर, ऐसे बोलेंगे हम। मैंने कहा वह एक पंखा है तो मैं बोलूंगा दैट इज अ फैन। तो इज के बाद क्या आया? फैन। फैन एक चीज है यानी थिंग आई है। ऐसे मैंने कहा यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, तो मार्कर क्या है? चीज। ऐसे अगर मैं कहूं कि वह एक कुर्सी है तो दैट इज अ चेयर। तो कभी कभी इज एम आर, यहां पर एम नहीं आता है इस वाले केस में, लेकिन इज और आर जरूर आता है। अगर मैं कहूं वे कुर्सियां हैं तो दोज आर चेयर्स। आपने एसएमआर के चीजों वाले सेंटेंसेस को बहुत बार यूज किया है जहां पर एसएमआर के साथ चीजों का नाम जुड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कैटेगरी है? गाइस याद रखना, सिर्फ यही एक कैटेगरी नहीं है, इसके अलावा भी और भी कैटेगरीज बनती हैं। एसएमआर के यूज को जब आप आगे बढ़ते हुए सीखते हैं तो यहां आपको सेकंड यूज सिखाया जाता है इज एम आर के साथ पर्सन। पर्सन बोले तो व्यक्ति का नाम। व्यक्ति यानी कोई भी इंसान हो सकता है और वो अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग शक्लों में हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम अ डॉक्टर। आपने क्या देखा? एम के साथ में डॉक्टर आया है, डॉक्टर एक व्यक्ति का नाम है। अगर मैं कहूं तुम एक खिलाड़ी हो, सो यू आर अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी हो, तो खिलाड़ी भी यहां पर एक व्यक्ति का नाम है। अगर मैं कहूं कि वह एक लॉयर है तो ही इज अ लॉयर, लॉयर क्या है? ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो यहां आप लोगों को समझना चाहिए कि एसएमआर के साथ कभी कभी व्यक्ति यानी कि पर्सन का नाम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एसएमआर के साथ एडजेक्टिव की। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बहुत बार लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन एडजेक्टिव में डी साइलेंट है तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की बात करें तो खासियत बताने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि एक्सप्लेन करो तो कह दो कि बताओ, मैंने बोला भैंस काली है तो भैंस की खासियत बताएं क्या है? ऑब्वियसली काली। काली उसका नाम नहीं है, काली उसकी खासियत है, इसलिए हम बोलेंगे भैंस इज ब्लैक यानी बुफेलो इज ब्लैक। तो आपने इज के बाद में क्या देखा? ब्लैक। तो ब्लैक उसकी खासियत है, ना कि उसका नाम। ये किसी चीज का नाम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, भैंस की खासियत है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं खली लंबा है तो क्या बोलेंगे? खली इज टॉल, खली लंबा है। लंबा उसका नाम नहीं है। लंबा ना तो किसी चीज का नाम है ना किसी व्यक्ति का नाम है, ये तो खली की खासियत है। तो मैंने कहा खली लंबा है, खली इज टॉल। ऐसे कई सारे और भी सेंटेंसेस हैं जहां पर खासियत बताने वाले वर्ड्स एसएमआर के साथ आ जाते हैं। तो इस तरह के यूजेस भी आपने कई बार सीखे होंगे, लेकिन हां, इस चैप्टर को आज हम पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करेंगे। एडजेक्टिव को आप प्रॉपर तरीके से अगर इसको सीखोगे तो आपको मजा आने वाला है, आप बहुत एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को एसएमआर के साथ एडजेक्टिव। अभी आगे बढ़ते हैं। एसएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म, एसएमआर के साथ टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसएमआर के साथ इट एंड देयर का मैजिकल यूज। अगर आप जानना चाहते हैं मैजिकल यूज तो इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को एक इट एंड देयर के मैजिकल यूज की वीडियो मिल जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो पे क्लिक करके इट एंड देयर का मैजिकल यूज जरूर सीखे। सिर्फ इतना ही नहीं, इट और देयर के मैजिकल यूज में आपको टाइम की यूनिट भी प्रॉपर लिंक में मिल जाएगी, आप क्लिक करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। जब एसएमआर के नॉर्मल यूजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हम बात करते हैं एडवांस यूजेस की। गाइस, एडवांस यूजेस में सबसे पहले एसएमआर के साथ अबाउट टू, ये सीखना है आपको। फिर एबल टू, अकस्टम टू, गोइंग टू, बाउंड टू, फॉन्ड ऑफ, स्मार्ट एट और बेंट ऑन, ये सभी यूजेस हैं। और इन सभी यूजेस को अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में एक छोटा सा पॉइंट जो जिसकी बेस पर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से आसानी से सीख पाओगे। देखिए, दोनों ही पार्ट हैं
यहां नॉर्मल यूज में हमारे 6 यूजेस आ जाते हैं और एडवांस यूजेस की बात करें तो यहां पर 8 यूजेस अराउंड आते हैं। मैंने 16 यूजेस बोला था और अगर काउंट करते हैं तो ये टोटल हमारे 14 बनते हैं, यानी 2 यूजेस बाकी हैं। 2 यूजेस अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि आप ये 2 यूजेस के बारे में जानना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम इन 2 यूजेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन फिलहाल बने रहे वीडियो में लास्ट तक। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। एंड अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए तो इस चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को बाकी लोगों तक शेयर करें, क्योंकि 3 महीने की पूरी सीरीज हमारी स्पोकन इंग्लिश की हमारे इस चैनल पर चल रही है और आप इस 3 महीने की सीरीज को जब डे टू डे कंप्लीटली सीखते जाओगे तो आप लोग बहुत सारी नॉलेज को इंप्रूव करते जाएंगे। और इतना ही नहीं, स्पोकन की ऐसी ऐसी एक्टिविटीज जिससे बोलने की प्रैक्टिस की जा सकती है आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताई जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में ही। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को थर्ड यूज का खास एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। गाइस, जब एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव खासियत बताने वाले वर्ड्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट द टाइम ये देखा गया है कि नॉर्मली तो लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पता होता है। नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल थिंग्स। लेकिन क्या होता है जब उनसे ये कहा जाए कि एडजेक्टिव को क्या आप प्रॉपरली जानते हो, तो कुछ लोगों का जवाब होता है नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं प्रॉपर नहीं जानता हूं और जो जानना चाहते हैं प्रॉपरली, उनके लिए वीडियो है। तो उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एडजेक्टिव को अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को भी। जी हां, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी कि खासियत बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं इनकी सिचुएशनल डिग्री आपको पता होनी चाहिए। जब किसी खासियत बताने वाले वर्ड यानी किसी एडजेक्टिव को आप इंग्लिश में यूज करते हैं तो उसकी 3 सिचुएशंस अलग अलग देखी जाती है। इन तीनों सिचुएशंस में क्या होता है भाई, सबसे पहली सिचुएशन होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है जब कोई एडजेक्टिव बिना किसी कंपैरिजन के किसी के लिए इस्तेमाल की जाए। तो बिना किसी कंपैरिजन के अगर किसी की एडजेक्टिव को आप यूज कर रहे हैं बिना किसी कंपैरिजन के, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला लंबा, लंबे को इंग्लिश में टॉल बोलते हैं। तो एक नॉर्मल बंदे के लिए मैं बिना किसी कंपैरिजन के बोल रहा हूं। मैंने कहा एक लड़का है राहुल, मैंने कहा वो लंबा है, मैंने कहा राहुल लंबा है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं कहूं राहुल मोहन से ज्यादा लंबा है, तब आप क्या कहेंगे? अभी आप देख रहे होंगे कि राहुल मोहन से ज्यादा लंबा है। अब वर्ड लंबा नहीं आया, अब वर्ड आ गया ज्यादा लंबा। कंपैरिजन होने लगा राहुल और मोहन का। और ऐसे ही अगर मैं राहुल, मोहन, सोहन और चिंटू में कंपैरिजन करने लगूं, सब लंबे हैं, पर मैं कहूं सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो यहां पर एडजेक्टिव की तीसरा लेवल और तीसरी डिग्री आ जाती है। तो इन तीनों डिग्रीज को आपको देखना है। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। जब किसी के साथ भी कंपैरिजन ना हो तो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, लेकिन जब 2 लोगों में कंपैरिजन हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, और जब 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों डिग्रीज अगर आप प्रॉपरली यहां पर एक बार समझ लेंगे, इनका यूज भी अच्छे से कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन इट। देखिए लंबा, लंबे को अगर विदाउट कंपैरिजन यूज किया जाए तो लंबे को बोलते हैं टॉल। जी हां, टॉल। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें 2 लोगों के बीच में तो हम बोलेंगे टॉलर। और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो इसकी खूबी होती है कि आप जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो उसके बाद में देन कंपलसरी होता है। जी हां, इसीलिए यहां पर टॉलर देन लिखा गया है। और सुपरलेटिव डिग्री की बात अगर हम करें तो दैट इज टॉलेस्ट। लेकिन कैन यू सी कि टॉलेस्ट से पहले द का यूज किया गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो द जरूर आता है उससे पहले। सो दैट्स व्हाई यहां पर लिखा गया द टॉलेस्ट और यहां लिखा गया टॉलर देन। आप सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें एक्चुअल में समझ में आ रही होगी। इनका यूज भी हम प्रॉपरली सीखेंगे, लेकिन फिलहाल एक और मतलब एडजेक्टिव्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। महान, अगर महान को नॉर्मली विदाउट कंपैरिजन यूज करते हैं तो ग्रेट, लेकिन जब 2 लोगों में कंपैरिजन हो जाए और हम कहने लगे ज्यादा महान, तो ज्यादा महान को ग्रेटर और उसके साथ में देन जरूर यूज करेंगे, ग्रेटर देन। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा महान तो वी कॉल द ग्रेटेस्ट। इज दैट क्लियर? कमेंट में लिख के बताएं आपको बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा छोटा, छोटे को कहते हैं स्मॉल।
अगर विदाउट कंपैरिजन यूज करते हो तो स्मॉल, बट जब कंपैरिजन होना शुरू हो जाए, दो लोगों में कंपैरिजन हो तो स्मॉलर देन, और सबसे ज्यादा छोटा यानी कि कई सारे लोगों में कई सारी चीजों में कंपैरिजन हो रहा है तो द स्मॉलेस्ट। ऐसे ही बिग यानी विदाउट कंपैरिजन बिग मींस बड़ा, और कंपैरिजन के साथ यूज करते हैं ज्यादा बड़ा, बिगर देन, और सबसे ज्यादा बड़े की बात हो तो हम बोलते हैं द बिगेस्ट। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में जाने के लिए ई आर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जा रही है, और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री आराम से बन जा रही है। लेकिन कैन यू बिलीव इट कि ऐसा हर जगह पर नहीं होता है, ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिसमें मोर और मोरनी लगाने से, मोरनी नहीं कुछ और लगाने से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनती है। जरा ध्यान से देखें, मोरनी के चक्कर में मत पड़ना भाई। आगे बढ़ते हैं। समझदार, समझदार को कहते हैं इंटेलिजेंट। सो कैन यू से इंटेलिजेंटर, कंपैरेटिव में इंटेलिजेंटर कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते हैं, हम बोलेंगे मोर इंटेलिजेंट देन। और सबसे ज्यादा समझदार, सुपरलेटिव में जाएंगे द मोस्ट इंटेलिजेंट नाम का वर्ड यहां पर आ जाता है। आप देख सकते हैं। ऐसे ही सुंदर, अगर मैं आपसे कहूं सुंदर तो सुंदर को क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। बट कैन यू से ब्यूटीफुलर? कंपैरेटिव में ब्यूटीफुलर एंड ब्यूटीफुलेस्ट होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझना है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आपका यहां पर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। इज दैट क्लियर? कमेंट में लिख के बताएं अगर आपको समझ में बात आ रही है तो। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। हम आने वाली वीडियोस में आपके कंफ्यूजन पर वीडियो बनाएंगे और आपको वो सॉल्यूशन जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अच्छे को गुड कहते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे को हम गुडर नहीं कहते हैं, बेटर कहते हैं, और उसके बाद में देन लगा देते हैं। यहां वर्ड ही बदल गया। यहां मोर और मोर नहीं लगाने से भी काम नहीं चला। सॉरी, मोरनी तो है ही नहीं, मोर है, तो मोर लगाने से भी काम नहीं चला भाई, यहां तो वर्ड बदल गया। तो गुड, बेटर, और बेटर के साथ में देन आया, बेटर देन, और फिर हमने बोला द बेस्ट। द बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छा। डू यू नो दिस कि तीनों डिग्रीज अपनी अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से यूज की जाती है। एडजेक्टिव को प्रॉपरली अगर आप सीखना चाहते हो तो इन तीनों डिग्रीज की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स के बेस पर एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कई सारी और भी एडजेक्टिव्स हैं जो आपको याद करनी होती है। पॉजिटिव डिग्री में, नेगेटिव, पॉजिटिव डिग्री के साथ साथ कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के नोट्स आपको मिल जाएं तो इस वीडियो के लिंक में जरूर सर्च करें, आपको एडजेक्टिव्स की डिग्रीज की पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जो भी आपकी एडजेक्टिव्स हैं उनको याद भी कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। इनके जब प्रॉपर यूज की बात करते हैं, क्योंकि एजएमआर की दुनिया में ये थर्ड नंबर पे यूज है, इसलिए यहां पर लिखा गया थर्ड यूज और यहां पर लिखा गया इन प्रेजेंट। तो थर्ड यूज इन प्रेजेंट, इसमें हम कहते हैं नॉर्मल डिग्री का इस्तेमाल करते हैं हम एजएमआर के साथ एडजेक्टिव। इसको हमने पार्ट 1 बोला, यानी फर्स्ट पार्ट। रीजन बीइंग, जब एडजेक्टिव के 3 पार्ट्स हैं तो फिर एडजेक्टिव को 3 पार्ट्स में ही तो सीखना पड़ेगा। तो थर्ड यूज के 3 पार्ट हमारे हो गए हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहां एजएमआर के साथ जब एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? तुम समझदार हो, तो तुम समझदार हो यानी कि यू आर इंटेलिजेंट। कैन यू सी यहां पर ओनली एडजेक्टिव आया है, ओनली एडजेक्टिव। गाइस, जब ओनली एडजेक्टिव आए तो इंटेलिजेंट से पहले ए और एन मत लगाएं। हालांकि इसको ए नहीं बोलते, इसको अ बोलते हैं, अ और एन नहीं लगाएं। लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ किसी का नाम आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तो बच्चों एडजेक्टिव से पहले इंग्लिश में अ या फिर एन लगाना पड़ता है। लेट्स बिगिन इट। मैंने कहा तुम समझदार स्टूडेंट हो, हालांकि यहां पर हिंदी में एक नाम का वर्ड नहीं आया, बट इंग्लिश जब बनाई आपने तो यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमें लगाना पड़ा। सो ये ए और एन यानी अ और एन का यूज हमें करना पड़ता है। कब? जब एडजेक्टिव के साथ में किसी नाउन का जिक्र किया जाए। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन नीचे लिखा है यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रीजन बीइंग, इंटेलिजेंट के साथ में किसी ना किसी का नाम आया है, इसलिए यहां पर ए और एन यानी अ और एन का यूज किया जाएगा। लेट्स गो हिट। मैंने कहा वह चालाक है, तो ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। यहां ना तो मैंने अ लगाया ना मैंने यहां पर एन लगाया। रीजन बीइंग, ये सिर्फ एडजेक्टिव है। जब ओनली एडजेक्टिव आए तो यहां पर ए और एन यानी अ और एन का यूज बिल्कुल भी ना करें।
आगे बढ़ते हैं। वह एक चालाक लड़का है। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एक की इंग्लिश आराम से यहां पर फिट हो गई है अ। ही इज अ क्लेवर बॉय। यहां पर एडजेक्टिव प्लस नेम आपको दिखाया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट। ये पहला पार्ट है जो आप लोगों को यहां पर बताया गया। आई बिलीव आपको ये पहला पार्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट में क्या होगा कि कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहां आपको जो सेंटेंस दिख रहा है, तुम समझदार हो, यू आर इंटेलिजेंट। अगर मैं कंपैरिजन करने लगूं तो सेकंड पार्ट आराम से पढ़ पाओगे आप। यहां पर मैंने कहा तुम मोहन, एक लड़का है, से ज्यादा समझदार हो। अच्छा, यह कंपैरिजन हो गया तुम्हारा मोहन के साथ में, तो ये सेकंड पार्ट आ जाता है इसमें। यहां पर क्या तुम मोहन से ज्यादा समझदार हो, तो यू आर। अब ज्यादा समझदार हो, यहां पर ज्यादा समझदार के लिए हम इंटेलिजेंटर यूज नहीं करेंगे, आपको समझना होगा। हम यूज करते हैं मोर इंटेलिजेंट। तो हम कहेंगे यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू आर मोर इंटेलिजेंट। और क्योंकि मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री जब भी आती है तो देन अपने साथ जरूर आती है, तो हम बोलेंगे यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। तो मोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। बिल्कुल वैसे ही यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, ऐसे ही यहां पर अगर किसी का नाम आ जाए कि तुम मोहन से ज्यादा समझदार लड़के हो, तो यू आर मोर इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि अब एडजेक्टिव के साथ में नाम भी जुड़ गया है। तो यू आर मोर इंटेलिजेंट बॉय देन मोहन, देन फिर बाद में चला जाएगा, एडजेक्टिव के साथ यहां नाम चिपक के आ जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। तो दिस इज व्हाट द सेकंड पार्ट। और ऐसे अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो गाइस थर्ड पार्ट में क्या होगा, तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। कंपैरिजन जब मैंने बहुत सारे लोगों से किया तो फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। अगर मैं यहां पर कहने लगूं तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, तो यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे ही यहां पर तुम सबसे ज्यादा समझदार लड़के हो, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। सो इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज भी। आप में से कई सारे लोग इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं और इसका प्रॉपर यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम बोले भी का यूज क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी का मतलब ऑल्सो भी होता है, भी का मतलब TOO भी होता है, भी मतलब एवन भी होता है, भी का मतलब एवर भी होता है, भी का मतलब एज वेल भी होता है। कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि इन पांचों मीनिंग को, भी के इन पांचों मीनिंग को कहां पर किस तरीके से यूज किया जाता है। सो लेट मी टेल यू गाइस कि भी अगर ऑल्सो नाम के वर्ड के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो भी मतलब ऑल्सो होता है फॉर अ सब्जेक्ट। जैसे मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो। तो मैं के साथ में भी आया, यानी सब्जेक्ट के साथ में भी आया है, तो इसलिए ऑल्सो नाम का वर्ड सब्जेक्ट के इर्द गिर्द यानी कि वर्ब से पहले ही यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। TOO, टू का मतलब भी होता है, बट दिस इज फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं आम भी खाऊंगा, मैं सेब खा रहा हूं, मैं आम भी खाऊंगा। तो जो ऑब्जेक्ट है जिसपे काम किया जाएगा वो दो हो गए चॉइस में। इसमें हम बोल रहे हैं मैं आम खा रहा हूं, लेकिन मैं सेब भी खाऊंगा। सो आई विल ईट एप्पल टू, या आई विल ईट मैंगो टू, मैं मैंगो भी खाऊंगा। सो आई बिलीव ये ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एवन फॉर टाइम, समय के साथ में जब भी कभी भी नाम का वर्ड जुड़ के आए तो आप एवन का यूज करते हैं। जैसे आज भी, एवन टुडे, आज भी मैं उसे याद करता हूं, आई मिस हिम एवन टुडे, या आई मिस हर एवन टुडे। आई बिलीव कि क्लियर हो गया होगा। एवन के साथ में आप कोई भी टाइम लगाते हैं, जैसे एवन नाउ, अब भी, एवन टुमारो, कल भी, एवन डे आफ्टर टुमारो, परसों भी। इसी तरह से आप एवन यस्टरडे, एवन डे बिफोर यस्टरडे, एवन का यूज कर सकते हैं जब समय के साथ भी जुड़ के आए। ऐसी एवर, एवर का यूज किया जाता है फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, जैसे आपने देखा होगा दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सो देन वी कॉल इट रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जो भी, तो वट एवर, जब भी, वेन एवर, जहां भी, वेर एवर, जैसे भी, हाउ एवर, और ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। एज वेल का यूज हम सीखेंगे जब दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो,
एक ऑब्जेक्ट को ज्यादा फ्रंट पे रखा जाए, दूसरे को अचानक से याद किया जाए, तब हम दूसरे ऑब्जेक्ट से के बाद में एज वेल लगाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आम खाऊंगा और सेब भी, अचानक से आया सेब भी, सो आई विल ईट मैंगो एंड एप्पल एज वेल। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं और मैथ्स भी, और मैथ्स भी, ये जो ऑप्शन आया है ये अचानक से आया, बाद में आया, तो हम उसमें एज वेल का यूज करके यूज करते हैं उसको। जैसे कि मैंने कहा आई कैन टीच इंग्लिश एंड मैथ्स एज वेल, और मैथ्स भी। तो इस तरह से जब दो ऑब्जेक्ट्स हो और एक को अचानक से याद किया जाए तो हम एज वेल का यूज करते हैं। वेल एवरीवन, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे बढ़ने के लिए सभी लोगों से चाहूंगा कि अपनी ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लिंक आगे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी कंफ्यूजन्स और आपके जो डाउट्स हैं वो आप लिखकर जरूर भेजें। हम आने वाले सेशंस में कुछ ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो आपके डाउट के बेस पर रहेंगी। साथ ही साथ जो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा आपके साथ रहती है वो ये है कि आप इस चैनल को की जो सीरीज चल रही है स्पोकन इंग्लिश की 3 मंथ्स की सीरीज है 8 से 9, आप इसको ज्वाइन करें। 8 से 9 को ज्वाइन करने के, लाइव ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें पहला फायदा बेनिफिट जो है वो ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ जब आप 8 से 9 रोजाना पढ़ते हो तो आपका डिसिप्लिन बना रहता है और इसकी वजह से आप इंग्लिश को कंटिन्यूटी के साथ सीखते चले जाते हैं। दूसरा बेनिफिट, एड्स फ्री क्लासेस आपको मिलती हैं। जब यही लाइव क्लास अपलोडेड होकर आपको YouTube पर मिलती है तो वहां आपको एड्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्लास में इंटरप्शन होता है। ये दूसरी चीज मैंने आपको बताई है। तीसरा बेनिफिट लाइव क्लास का ये भी रहता है कि जब आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो आप अपने कंफ्यूजन्स, अपने डाउट्स को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं और हम साथ के साथ आपको यहां पर आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 3 बेनिफिट्स एनफ है 8 से 9 रोजाना ज्वाइन करने के लिए। यदि आप लोग 8 से 9 रोजाना ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप ज्वाइन किया करें, और आपके साथ साथ जो भी लोग इंग्लिश को घर बैठे सीखना चाहते हैं उनको कहें कि 8 से 9 लाइव जुड़ा करें हमारे साथ में सीरीज जो चल रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर द नेक्स्ट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।